हेलो एवरीवन। तो हॉस्पिटल स्पेस से रेनबो चिल्ड्रन हेल्थ केयर पे आज हम डिस्कशन करेंगे। इस कंपनी को हम पहले ट्रैक करते थे, लेकिन FY24 इस कंपनी का खराब गया। फिर FY25 में इन्होंने रिकवरी करी, लेकिन बाकी हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में वहां पे अंडर परफॉर्मेंस ही था। अभी Q3 में इनकी कैसी परफॉर्मेंस आई है इसको डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है एंड आगे का एक्सपेंशन प्लान किस तरीके का लगता है, ओवरऑल आउटलुक अपॉर्चुनिटी कैसी है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो रेनबो चिल्ड्रन हेल्थ केयर ये कंपनी एक नीश सेगमेंट के अंदर डील करती है, मतलब पीडियाट्रिक कैटेगरी में इस कंपनी के हॉस्पिटल्स हैं। और इनका पर बेड कैपेक्स अगर आप देखोगे ना, तो वो 30% कम है एज कंपेयर टू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। यानी एक बेड लगाने पे जो मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कैपिटल लगाना पड़ता है, वो 30% कम है अगर मैं इसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से कंपेयर करूं। बट आरपो आप देखो तो ये अच्छा बनाते हैं, मोर देन 52-53,000 का आरपो है कंपनी का। मार्जिन बहुत हेल्दी है, 32-33% के बिट्टा मार्जिन है इस कंपनी के। एंड जब हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के मार्जिन देखते हैं तो 22 से 26-27% के रेंज में होते हैं। तो ये इनका ऑपरेशन मैट्रिक है। अब ट्रेंड क्या चल रहा है, सो इंडिया में भी आप देखोगे ना, सेम जैसे यूएस में हुआ 2000 से लेकर के 2019-20 के बीच में, जो आपके ये पीडियाट्रिक कैटेगरी के जो केसेस होते हैं, ये जनरल हॉस्पिटल्स में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में 26-27% से गिर गए, डिक्लाइन हुआ। और उसके कंपैरिजन में जो आपके स्पेशलाइज्ड पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ये केसेस 58% से 81% बढ़ गए। यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनका प्रेफरेंस बढ़ गया कि जो आपके ये स्पेशलाइज हॉस्पिटल्स हैं बच्चों के, वहां पे हम उनका ट्रीटमेंट कराएं, ना कि जो आपके मल्टी स्पेशलिटी जनरल हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर। तो सेम ट्रेंड आप इंडिया के अंदर भी देखोगे। एंड इसमें इस कंपनी को क्या बेनिफिट है, ये इंडिया में इस कैटेगरी के अंदर लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है। तो लगभग इनके 9 सिटीज में इस कंपनी की प्रेजेंस है। 23 टोटल हॉस्पिटल्स हैं, आई थिंक 2370-80 के आसपास टोटल बेड्स है कंपनी के। और नॉर्थ मतलब साउथ में इनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। जैसे हैदराबाद से कंपनी स्टार्ट हुई, तो आपका बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, ये तीन इनके मेन कोर सिटीज हैं। इनका ऑपरेशनल मॉडल अगर आप देखोगे तो हब एंड स्पोक मॉडल पे ये ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर सिटी में ये एक अपना हब हॉस्पिटल ओपन करते हैं। हब हॉस्पिटल का मतलब है कि बड़ा हॉस्पिटल, मतलब वहां पे सारे क्रिटिकल केसेस हैंडल होते हैं, कॉम्प्लेक्स केसेस वहां पे ये कंपनी देखती है, सारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स वहां पे अवेलेबल होते हैं। तो वो होता है एक बड़ा हॉस्पिटल। इसके अलावा आपके उसी सिटी में स्पोक हॉस्पिटल्स होते हैं। स्पोक यानी कि एक तरीके के छोटे हॉस्पिटल्स, जहां पे मैं जो आपके इमरजेंसी केसेस होते हैं, नॉर्मल केसेस होते हैं, वहां पे मैं बच्चों को देखता हूं। और अगर कोई क्रिटिकल केस आता है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स केस होता है तो उसको मैं रेफर करता हूं हब हॉस्पिटल के अंदर। यानी एक तरीके का ये फीडर का काम भी करते हैं। तो इस तरीके का बिजनेस मॉडल है कंपनी का। फिर इनका एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी आप देखोगे तो एसेट लाइट मॉडल ये फॉलो करते हैं। यानी है कि हम बाकी हॉस्पिटल्स को देखते हैं ना, ऐसे यथार्थ को अभी हमने डिस्कस किया कि कंपनी लगभग 1500 करोड़ का कैपेक्स कर रही है। क्यों? क्योंकि कुछ वो एक्विजिशन भी करेंगे और कुछ वो खुद से भी नए हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, तो पूरा लैंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में खर्चा ज्यादा लगता है। ये कंपनी क्या करती है, लीज मॉडल फॉलो करती है। मतलब कि पूरा बिल्डिंग वगैरह खुद परचेज नहीं करती है, लीज के ऊपर उसको लेती है। तो इसका फायदा ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट कम लगाना पड़ता है, एसेट लाइट एक्सपेंशन हो जाता है आपका। लेकिन नेगेटिव तो नहीं, लेकिन एक रिस्क इसमें ये आ सकता है कि कल को चल के जब भी आपका वो जो कॉन्ट्रैक्ट है आपके ऑनर के साथ में, वो जब रिन्यू होगा, तो अगर आपके ऑनर के साथ में टर्म्स सही नहीं रहे या फिर कुछ ऐसे टर्म्स कंडीशन उसने ऐड कर दिए जो आपके बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है, तो आपको माइट भी वो प्रॉपर्टी जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अब हॉस्पिटल बिजनेस के अंदर मतलब एक लोकेशन के अंदर ना आपका एक अच्छा ब्रांड बन जाता है, एक आपकी वहां पे रेपुटेशन बन जाती है उस एरिया में। तो लोकेशन चेंज करने में रिस्क आ सकता है कि आपके जो ऑपरेशनल मैट्रिक्स हैं, यानी कि पेशेंट का फ्लो हो गया, आरपोप नंबर हो गया, ऑक्यूपेंसी नंबर हो गया, ये सारे नंबर्स आपके थोड़े से वीक हो सकते हैं। लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन हमको आगे चल के ये माइंड में रखना है कि एक रिस्क होता है लीज वाले मॉडल के अंदर। तो इस तरीके का इनका बिजनेस मॉडल है। अब इनके पास में दो कॉम्पिटेटिव एज या मोट आप बोल सकते हो जो इसके बिजनेस में अवेलेबल है। तो एक तो ये जो कंपनी है ये डॉक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करती है। सो बेसिकली जब कोई एमबीबीएस कर लेता है ना, एंड उनको जब पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट बनना होता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है कि डीएनबी करके कोई होता है, मतलब आपका डिप्लोमा नेशनल बोर्ड ऐसा कुछ करके है, वो मैंडेटरी है, उनको करना पड़ता है। तो ये कंपनी 2006 से अपने हॉस्पिटल के अंदर ना ये डॉक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करती है। तो 2 साल 3 साल अपने हॉस्पिटल्स में ये डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं। अब इसमें इनको बेनिफिट क्या होता है, एक तो लो कॉस्ट के ऊपर या ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट के ऊपर आपको स्टाफ मिल जाता है, डॉक्टर्स मिल जाते हैं वहां पे काम करने के लिए। फिर आप उनको 2-3 ईयर्स तक ट्रेन करते हो। अब ट्रेनिंग के बाद उसमें से कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो इनके हॉस्पिटल को ही ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि एक आपका वो मतलब लॉयल्टी बन जाती है ना। आपने 2-3 साल एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया, सब कुछ आपने समझ लिया, किस तरीके के केसेस आते हैं, मतलब केस मिक्स किस
तरीके का है, कैसा कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, तो कुछ डॉक्टर्स तो वहीं पे ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज आ गया कि अगर मुझे 2-3 ईयर्स के लिए किसी डॉक्टर को ट्रेन करना पड़ता तो उनको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ती, या फिर अगर मैं ट्रेन डॉक्टर बाहर से लेके आता तो मेरा कॉस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता। एक हॉस्पिटल का आप अगर समझो तो सबसे जो एक बड़ा फिक्स कॉस्ट है वो डॉक्टर का ही होता है। डॉक्टर अच्छे होंगे तभी पेशेंट का फ्लो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू मतलब खुद से डॉक्टर्स को 2-3 ईयर्स तक ट्रेन करते हैं ऑलमोस्ट लो कॉस्ट के ऊपर, और बाद में वही डॉक्टर्स इनके हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लेते हैं। जो डॉक्टर ज्वाइन नहीं भी करते हैं वो एक तरीके के इनके लिए ब्रांड एम्बेसडर का काम करते हैं। आगे वो कहीं भी जाते हैं मार्केट में तो रेनबो का वहां से वर्ड ऑफ माउथ होता है, मतलब एक उनकी पब्लिसिटी होती है, मार्केटिंग होती है। तो ये एक इनके पास में एक अच्छा एडवांटेज है। अब ये अगर कोई और हॉस्पिटल करने जाएगा ना इस मॉडल को रेप्लिकेट, तो मतलब उसमें चैलेंजेस है। एक तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा काफ़ी सारा, फिर डेडिकेटेड फैकल्टी बनानी पड़ेगी ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, थोड़ा बहुत आपका ओपेक्स भी बढ़ेगा। प्लस जो ये कंपनी 20 ईयर से कर रही है, और मतलब आज जिन्होंने कितने थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर को ट्रेन कर दिया होगा, कोई और कंपनी इसको करने जाएगी तो उनको 10 ईयर 15 ईयर पहले लगेगा उस लेवल तक पहुंचने में। तो यहाँ पे रेनबो को मतलब एक अच्छा एज मिलता है बाकी हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में। दूसरा मतलब इनका ब्रांड रेपुटेशन काफ़ी स्ट्रांग है, स्पेशली ये साउथ के एरिया में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में। सो इनकी मैनेजमेंट ने आई थिंक 2 साल पहले जब मैंने स्टडी किया था उसी टाइम इनकी मैनेजमेंट का कहना था कि हैदराबाद में तो कई जो आपके दूसरे क्लिनिक्स होते हैं ना, जो रेनबो हॉस्पिटल के नहीं है, जो दूसरे क्लिनिक्स हैं, वहां पे भी कई बार आपके जो कुछ क्रिटिकल केसेस आते हैं तो वो भी रेनबो को रेफर करते हैं। इस तरीके की वहां पे क्रेडिबिलिटी है कंपनी की, वर्ड ऑफ माउथ इनका काफी स्ट्रांग है। इनका रेवेन्यू सेगमेंट भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि रेवेन्यू किस किस तरीके से आता है। तो इनका रेवेन्यू आप देखोगे तो 30% इनका एनआईसीयू और पीआईसीयू से आता है। पीआईसीयू मतलब हो गया आपका पीडियाट्रिक आईसीयू, एनआईसीयू मतलब हो गया आपका न्यूनेटल आईसीयू। तो यहां से 30% रेवेन्यू आता है। अब ये इनका हाई मार्जिन हाई रियलाइजेशन वाला सेगमेंट है, क्योंकि मतलब बच्चों का जब केस होता है तो वहां पे प्राइस सेंसिटिविटी नहीं होती है, तो हॉस्पिटल के पास में प्राइसिंग पावर आ जाता है, ज़्यादा मार्जिन वो वहाँ पे बना सकते हैं। तो ये इनका एक हाई रियलाइजेशन वाला सेगमेंट है। फिर 40% रेवेन्यू इनका ओपीडी से आता है, मतलब हाई वॉल्यूम और नॉर्मल मार्जिन उस बिजनेस के अंदर। और बाकी जो 30% है वो इनका डिलीवरी से आता है, मैटरनिटी से आता है। मैटरनिटी में 27% डिलीवरी से है और 3% इनका आईवीएफ से आता है। आईवीएफ इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किया है, इस क्वार्टर में ग्रोथ बहुत अच्छा आया उसमें 70% के आसपास। लेकिन ये इनके बिजनेस में आगे चल के ना एक अच्छा इंटीग्रेशन बना सकता है, एक पूरा इकोसिस्टम के अंदर एक सही चीज ये फिट होता है। क्यों? क्योंकि ये पेशेंट का ना एक तरीके से लाइफ साइकिल बढ़ा रहा है। मतलब आप ऐसे समझो, अभी तो मैं एक पेशेंट को कब से देखना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैटरनिटी से लेकर के, जैसे न्यू बॉर्न बेबी हुआ, कोई मतलब कॉम्प्लेक्स केस वगैरह हुआ, वहां से मेरे को रेवेन्यू, वहां तक मेरे को रेवेन्यू आता है। लेकिन इसमें क्या है कि एक स्टेज और पीछे चला गया मैं, मतलब मैं वहां पे प्रेगनेंसी का सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, आईवीएफ से भी मेरे को बिजनेस आ रहा है, प्लस उसके मतलब मैंने टाइमलाइन बढ़ा दिया, वो मेरा आगे आगे तक का मेरे वो जो कस्टमर है मेरे साथ में स्टिक रहेगा, मेरी रेवेन्यू फ्लो जो है वो थोड़ा सा और स्टीडी हो जाएगा। लेकिन अभी इन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है, आगे चल के हमको देखना है कि इसका इंटीग्रेशन ओवरऑल बिजनेस में किस तरीके का रहता है। तो ये पूरा इनका कंप्लीट बिजनेस मॉडल है। अब देखते हैं थर्ड क्वार्टर में इन्होंने रेवेन्यू वगैरह ओवरऑल नंबर्स वगैरह इनके किस तरीके के आए हैं। तो नंबर ऑफ बेड्स आप देखोगे कंपनी के 18% से इन्होंने इंक्रीज करे हैं। आई थिंक लास्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स के अंदर ना इन्होंने 700 बेड्स न्यू ऐड करे हैं। तो बेड एक्सपेंशन काफी एग्रेसिव रहा है कंपनी का पिछले कुछ सालों में। फिर बाकी आईपी डिस्चार्जेस, ओपी कंसल्टेशन, इन सब में अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ है। बट ऑक्यूपेंसी का नंबर आप देखोगे तो 11% से गिरा है, 11% का इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। अब किसी भी हॉस्पिटल बिजनेस के अंदर ना ये नंबर जब गिरता है ये बहुत खराब लगता है, क्योंकि मतलब आपका एक तरीके से फिक्स कॉस्ट मॉडल है, तो आपके ऑफकोर्स मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी पे तो हिट पड़ेगा ही। और ऑक्यूपेंसी 2-3% फ्लैट रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर समझ आता है कि कोई एक पर्टिकुलर क्वार्टर आपका थोड़ा सा मतलब सीजनली इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन वाई 11% का डिक्लाइन थोड़ा सा खराब लगता है मार्केट को, इन्वेस्टर को। आरपोब में 9% की ग्रोथ है। अब इनका ये मेच्योर हॉस्पिटल और न्यू हॉस्पिटल का अगर आप नंबर देखोगे ना तो चीजें और खराब लगती है, क्योंकि ये जो 11% का डिक्लाइन है ऑक्यूपेंसी में ये आया इनके मेच्योर हॉस्पिटल से। जैसे हम यथार्थ को देखते हैं, जीना सीखो को देखते हैं, या बाकी हॉस्पिटल्स को आप देखोगे तो बेड एक्सपेंशन करते हो आप तो आपका ऑक्यूपेंसी का नंबर बढ़ता नहीं है, वो नॉर्मल केस है। जैसे यथार्थ का इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा, जीना सीखो का भी पिछले काफी क्वार्टर से मतलब वही स्टेबल नंबर है। क्यों? क्योंकि आपके बेड्स नए ऐड हो रहे हैं, उनमें ऑक्यूपेंसी बढ़ने में टाइम लगेगा। लेकिन जो पुराने बेड्स हैं, जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं, उनमें तो मेरी ऑक्यूपेंसी स्टेबल रहती है, उसमें गिरती नहीं है। हाँ, उतनी तेजी से बढ़ेगी नहीं, लेकिन वो मेरे ओवरऑल ऑक्यूपेंसी को प्रोटेक्ट करके रखती है, एक स्टीडी रेवेन्यू देती है। इनके केस में क्या हुआ है, नए हॉस्पिटल्स तो आपने ऐड करे हैं, चलो
चलो उसमें 3% की ऑक्यूपेंसी ड्रॉप हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पुराने हॉस्पिटल जो हैं आपके मेच्योर्ड हॉस्पिटल जो हैं उसमें 11% का ड्रॉप देखने को मिला है ऑक्यूपेंसी के अंदर। तो फिर आप अगर इनके रेवेन्यू देखोगे 12% की ग्रोथ है। अब ये जो पूरा 12% है ना, ये आपका आरपोप से ही आता है, मतलब इनके केस में आरपोप से ही आया है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया है इस क्वार्टर में। केस मिक्स आपका चेंज हुआ है, थोड़े से क्रिटिकल केसेस आ गए हैं, जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू 12% ग्रो करके है, वरना वॉल्यूम ग्रोथ या रेवेन्यू की क्वालिटी अगर हम देखें तो वो कंपनी की वीक रही है। फिर मार्जिन आप देखोगे एज यूजुअल थोड़े से नीचे आए हैं, 34 से 33% के बिट्टा मार्जिन हो गए हैं कंपनी के। देन पैट में भी सिर्फ 7% का ग्रोथ दिखता है हमको वाई वाई लेवल पे। तो ओवरऑल नंबर्स अगर हम देखें तो अच्छे नहीं है, मतलब रेवेन्यू की क्वालिटी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो वीक लगती है कंपनी की। अब सबसे पहले इसी पे बात करते हैं कि हुआ क्या है, मैनेजमेंट ने इसका क्या रीजन दिया है। तो इनका जो बिजनेस मॉडल आप देखोगे ना, तो Q2, Q3, Q4 ये इनके सीजनली अच्छे क्वार्टर होते हैं। Q1 इतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि बच्चों को केटर करते हैं ये, तो Q1 वेकेशन की वजह से आपका मतलब ज्यादा केसेस आते नहीं है। Q2 में स्कूल्स आपके ओपन होते हैं और फिर मानसून का टाइम होता है, तो जैसे आपका डेंगू हो, मलेरिया हो गया या वायरल फीवर हो गया, इस तरीके के केसेस ज़्यादा आते हैं Q2 एंड Q3 के अंदर। अब मैनेजमेंट का बोलना है कि ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर था ना, मतलब ये हमारा सीजन थोड़ा सा अनयूजुअल रहा, इसमें बच्चे कम बीमार पड़े, ज़्यादा केसेस हमको ज़्यादा देखने को मिला नहीं हॉस्पिटल्स के अंदर। अब पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी चीज़ है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो तो इनके लिए खराब रहा। ये आई थिंक FY24 में भी इनके साथ में हुआ था, इतने ज़्यादा केसेस आई नहीं थे, तो कंपनी का वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी इतना ज्यादा इंप्रूव हुआ नहीं था, मतलब ग्रोथ थोड़ी सी वीक देखने को मिली थी। सेम इस साल भी वही सेम चीज मैनेजमेंट ने बोली है कि कम बीमार पड़े हैं बच्चे, ज्यादा केसेस आई नहीं डेंगू मलेरिया वगैरह के, तो ऑक्यूपेंसी हमारा ड्रॉप हुआ है। अब यहां से अगर हम देखें तो ये सिर्फ सीजनैलिटी का प्रॉब्लम लगता है और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी वैसा ही है। हालांकि नेक्स्ट ईयर के लिए ये टारगेट कर रहे हैं 55 से 60% का ऑक्यूपेंसी, यानी अभी जो 47% है इसको मैनेजमेंट नेक्स्ट ईयर 55% तक लेके जाने का प्लान कर रही है। अब यहीं से ना इनके बिजनेस मॉडल में कुछ जो लिमिटेशन है उसको भी समझ लेते हैं। मतलब हमने अच्छी चीज तो देख ली, लेकिन 2-3 लिमिटेशंस भी हैं, नेगेटिव नहीं बोलेंगे लेकिन लिमिटेशन है। जैसे आप देखोगे इनका ऑक्यूपेंसी आपको जैसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का होता है ना 70%, 80%, उतना नहीं दिखेगा कभी भी। इनका मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी इसी रेंज में रहेगा, 55 से 60% के रेंज में, मतलब स्टेबल ऑक्यूपेंसी की अगर हम बात करें तो 55-60% के बीच में। क्यों ऐसा? क्योंकि इनके हॉस्पिटल्स में जैसे आप बेड्स देखोगे ना, तो वो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप बच्चों के लिए ही उन्होंने स्पेसिफाई किया होता है। जैसे जो NICU है उसमें आप न्यू बॉर्न बेबी को ही वहां पे आप ट्रीट करोगे, वो बेड्स उन्हीं के लिए हैं। फिर जो बेड्स आपने रखे हैं 1 ईयर से लेकर के 3 ईयर 4 ईयर तक के बच्चों के लिए, तो वो सिर्फ आप उन्हीं के लिए यूज कर सकते हो। और फिर कुछ बेड्स होते हैं आपके जिनमें आप टीनेजर को देखते हो, तो मतलब सेम बेड आप अलग अलग एज ग्रुप के पेशेंट को नहीं दे सकते, वहां पे आप यूज नहीं कर सकते। तो उसी पर्टिकुलर कैटेगरी के बच्चे, एज ग्रुप के बच्चे बीमार पड़ेंगे तभी मेरी ऑक्यूपेंसी जो है वो बढ़ेगी, ये एक लिमिटेशन है। अनलाइक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मतलब उसमें एक बेड है, अब चाहे उस पर कोई 20 साल का बच्चा हो या 40 साल का आदमी हो या 60 साल का एजेड आदमी हो, सबके लिए वो बेड मैं यूज कर सकता हूं, तो वहां पे मेरा ऑक्यूपेंसी बढ़ने का स्कोप ज्यादा है। इनके बिजनेस में ये एक थोड़ा सा लिमिटेशन है। फिर आरपोप का भी आप देखोगे तो सेम ऐसा ही है, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि मेरा टाइम उसमें बड़ा है, मतलब मैं ज़्यादा एज ग्रुप के पेशेंट को उसमें मैं ट्रीट करता हूँ, चेक करता हूँ। तो ऑन्कोलॉजी के केसेस हो गए, कार्डियोलॉजी के केसेस हो गए, या आपके जो क्रिटिकल केसेस होते हैं जिसमें मेरे रियलाइजेशन ज़्यादा होता है, वो आरपो मेरा उसमें ज़्यादा बनेगा। इसमें मेरा सर्जिकल मिक्स थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए मेरा आरपो वगैरह थोड़ा सा कम रहेगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के कंपेरिजन में। तो ये कुछ इनका लिमिटेशन भी है। फिर इस कॉनकॉल में एक और चीज मैनेजमेंट ने बताया, मतलब खुद से उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट करी जो उनका वीक पॉइंट है। इनका कहना है कि हमारा जो बिजनेस है ना, लास्ट 25 ईयर्स में जो हमने बिजनेस को ग्रो किया है, ये ज्यादा ना ऑर्गेनिक ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। मतलब हमने डिजिटल मार्केटिंग या फिर डिजिटल प्रेजेंस पे इतना ज्यादा काम किया नहीं। इनको एक्चुअली पूछा गया कि आपका डिजिटल प्रेजेंस अगर हम कंपेयर करें आपके कॉम्पिटिटर के साथ में, तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 100 आप कहां पे स्टैंड करते हो? और मैनेजमेंट ने ओपनली बोला कि हमारा 30 to 40 ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आज जाकर के ऑनलाइन सर्च कर रहा हूं कि मुझे मेरे बच्चों के लिए ट्रीटमेंट चाहिए, कोई बेस्ट क्लिनिक देखना है, हॉस्पिटल देखना है, तो उसमें रेनबो ना टॉप 3 टॉप 5 में नहीं आता है। ये एक वीक पॉइंट है, मतलब वहां पे ब्रांड पोजीशनिंग इनकी अच्छी नहीं है डिजिटल वाले पार्ट पे। ऐसा क्यों है? मैनेजमेंट ने वही बताया कि 25 ईयर्स में जो हमारा बिजनेस ग्रो किया है वो वर्ड ऑफ माउथ हो गया या फिर आपका क्रेडिबिलिटी हो गया, क्योंकि ये जो
आपकी जो कैटेगरी है पीडियाट्रिक कैटेगरी, यहाँ पे जो आपके ट्रांसप्लांट के जो केसेस होते हैं या फिर आपका जो कार्डियोलॉजी का जो केसेस होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू जो आप एडल्ट के अंदर जो ये सारी ट्रीटमेंट करते हो। तो उसमें पेरेंट जो है वो प्रेफर करते हैं कि एक स्पेशलाइज हॉस्पिटल के साथ में ही हम वहाँ पे स्टिक रहें। तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छे से फैलता है, क्रेडिबिलिटी आपकी बहुत वर्क करती है इस इंडस्ट्री के अंदर। और इसीलिए देखोगे मतलब इनके जो कॉम्पिटिटर्स भी है ना इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, आई थिंक Cloud9 है, अपोलो का भी कोई एक ब्रांड है, जो इनके सिटी में भी हॉस्पिटल उनके हैं, लेकिन फिर भी वो लॉस मेकिंग है और ये कंपनी काफी अच्छा प्रॉफिटेबल बनाती है वहां पे। तो सारा सारा इन्होंने वर्ड ऑफ माउथ से ग्रो किया है सारा ब्रांड। तो डिजिटल पे इन्होंने इतना फोकस किया नहीं। और आज अगर आप देखोगे तो मतलब कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो काफी चेंज हो गया है। हम कोई एक छोटी चीज भी होती है तो पहले हम ऑनलाइन सर्च करते हैं, चाहे गाड़ी लेना हो, मोबाइल लेना हो, पहले ऑनलाइन सर्च होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे इनकी ब्रांड पोजीशनिंग वीक है, लेकिन मैनेजमेंट इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। इन्होंने एक न्यू सीईओ को हायर किया है, ग्रुप सीईओ। सो उनको 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है पूरे हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर, और डिजिटल वाले पार्ट पे उन्होंने काफी काम किया है। तो कंपनी कह रही है अगले आने वाले क्वार्टर्स में हम अपने डिजिटल प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। प्लस एक और चीज कंपनी कर रही है, ये भी इनका काफी अच्छा स्टेप है। सो कह रहे हैं कि हम ज्यादा मार्केट शेयर लूज ना करें या मार्केट शेयर पे कोई इंपैक्ट ना पड़े हमारी वीक डिजिटल पोजीशनिंग की वजह से। तो हम क्या कर रहे हैं, जो आपके नेबर क्लिनिक होते हैं ना, जैसे रेजिडेंशियल एरिया है, मोहल्ले वगैरह हैं, वहां पे जाकर के उसके आसपास के एरिया में कंपनी अपने छोटे छोटे क्लिनिक ओपन करने को देख रही है। तो उससे क्या होगा कि पेशेंट्स को एक अवेयरनेस होगा, पेरेंट्स को एक अवेयरनेस होगा कि ये एक ब्रांडेड हॉस्पिटल है, इसका एक छोटा क्लिनिक है, वहां पे जाकर के वो अपने नॉर्मल केसेस दिखा सकते हैं। और जैसे कोई क्रिटिकल केस होता है या कुछ भी होता है तो वही सेम फीडर का काम करेगा इनके स्पोक हॉस्पिटल्स के अंदर, हब हॉस्पिटल्स के अंदर वो उसको रेफर करेंगे। तो ये चीज कंपनी कर रही है। एंड इसी के बेसिस पे इन्होंने मतलब काफी कॉन्फिडेंटली ये गाइडेंस दिया है कि 55% तक ऑक्यूपेंसी को हम लेके जाएंगे FY27 के अंदर। सो ये है इनका ओवरऑल डिस्कशन। एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो अभी 2375 बेड्स हैं। ये इनका FY28 तक का टारगेट है, 3000 इसको क्रॉस कर देंगे। एक हॉस्पिटल इनका अभी बैंगलोर के अंदर आया है, चेन्नई में एक इनका हॉस्पिटल आएगा आई थिंक FY27 के अंदर, और फिर FY28 में एक बड़ा एक्सपेंशन ये कर रहे हैं नॉर्थ में, गुड़गांव के अंदर। सो वहां पे इनका 450 बेड का हॉस्पिटल आ रहा है। अब इनका जो पूरा गेम है बिजनेस का वो यही है कि साउथ में तो आपने एक अच्छा प्रेजेंस बना लिया है, एक अच्छा ब्रांड बन गया है, अब आपको उसको पैन इंडिया लेवल पे लेकर के जाना है। क्योंकि देखो स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है, एक मतलब नीश सेगमेंट के अंदर ये ऑपरेट करती है जो मल्टी स्पेशलिटी है। हालांकि वहां पे भी ग्रोथ का स्कोप बहुत है। इंडिया में तो इतना ज्यादा अंडर पेनेट्रेशन है, इतने कम हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स इतने कम हैं, और मतलब बीमार तो हर लोग डेली हर लोग होते ही हैं। तो वहां पे भी अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन ये कंपनी तो एक नीश सेगमेंट के अंदर ऑपरेट कर रही है और वहां पे मार्केट लीडर है। तो इनके पास में स्कोप अच्छा है कि अगर ये इन्होंने पैन इंडिया लेवल पे रेप्लिकेट कर दिया तो एक अच्छा हमको बिजनेस, एक अच्छा मतलब स्टॉक वाइज भी आप बोलो तो एक अच्छा रिटर्न क्रिएशन हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि साउथ से निकल करके जो ये गुड़गांव में इनका 450 बेड का हॉस्पिटल आ रहा है, FY28 में वो आएगा, उसका एग्जीक्यूशन कैसा होता है, वहां पे कंपनी अपना ब्रांड वगैरह कैसे बनाती है। तो ये है इनका ओवरऑल बिजनेस मॉडल। अभी अपॉर्चुनिटी के पॉइंट से आप देखोगे तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट बनता नहीं है, क्योंकि पी आप देखो 47-48 के आसपास है, ईवी बिट्टा 21-22 है। तो मतलब ऐसा बहुत प्रीमियम वैल्यूशन नहीं है, जैसे कुछ टाइम पहले तक इसको 60-65 का पी मिलता था। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी वीक देखने को मिली है जो FY26 में, तो मार्केट ने ऑलरेडी स्टॉक को पनिश कर दिया है। अब यहां से स्टॉक में अपसाइड हमको तभी देखने को मिलेगा जो ये 2-3 चीजें जो उनकी खराब हुई हैं उसमें इंप्रूवमेंट दिखे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेंसी, क्योंकि अगर आने वाले क्वार्टर्स में भी ऑक्यूपेंसी इंप्रूव नहीं होती है स्पेशली इनके मेच्योर्ड हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वहां पे मतलब ऐसा रिस्क हो सकता है कि शायद कंपनी मार्केट शेयर ना लूज कर रही हो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में। तो वो चीज हमको देखना है। तो आने वाले क्वार्टर्स कैसे रहते हैं और उसके बाद में आपका ग्रोथ भी इंप्रूव करना चाहिए। इनका 3-4 ईयर्स का गाइडेंस है कि 17 से 18% के कैगर पे हम रेवेन्यू को ग्रो करेंगे, यानी कि आपका रेवेन्यू ओवरऑल डबल हो जाएगा नेक्स्ट 4 ईयर्स के अंदर। तो वो सारी चीजें भी हमको ट्रैक करनी है। मतलब अभी ऐसा प्रीमियम वैल्यूशन नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत लुक्रेटिव भी नहीं लग रहा। हाँ, यहां से अगर मान लो मेरे को ज्यादा करेक्शन देखने को मिलता है स्टॉक के अंदर कि 20% और गिर गया या 15-20-25% का करेक्शन आ गया, तब अगर मैं बिजनेस मॉडल में इंटरेस्टेड हूं, मेरे को लॉन्ग टर्म में ये पूरा स्पेस अच्छा लगता है, ये पीडियाट्रिक कैटेगरी का ब्रांड ऑलरेडी इन्होंने बना लिया है, तब मैं वहां पे थोड़ा सा इसमें पोजीशन बिल्ड कर सकता हूं। लेकिन अभी इस तरीके का है कि वेट एंड वॉच वाला, कि आने वाले क्वार्टर्स देखते हैं कैसे रहते हैं कंपनी के, उसके बाद फिर देखेंगे, डिस्कस तो करते ही रहेंगे, ट्रैकिंग इसका रखेंगे। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।